अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फाइनल अकाउंट का। क्विंसी के नाम से ये क्वेश्चन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। सो द रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर क्विंसी फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर X2। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना है, मींस इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एंड ईयर एंड इज 30th सितंबर X2। एक फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट चाहिए। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर उसे फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑन 30th सितंबर X2। तो उसको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चाहिए। चेंजेस इन इक्विटी उसने हमसे नहीं मांगे। फेयर इनफ। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नोट्स टू द अकाउंट्स हमारे पूछता भी नहीं है। नोट्स टू द अकाउंट्स हमारे यहां पूछता भी नहीं है। सो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। अब हमने करना क्या है, हमें फॉर्मेट पहले ही बना लेने चाहिए। फॉर्मेट हम पहले ही बना लेंगे क्योंकि हमें पता है इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है। तो कोशिश करें आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट्स बनाएं। तो मैं फॉर्मेट बनाने वाला हूं जी यहां। तो सर मैंने क्या किया, मैंने नाम लिखा बिजनेस का। तो मेरे पास बिजनेस का नाम जो आ रहा है दैट इज क्विंसी। फिर मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आप पूरा लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और जो ईयर एंड है ना आपका, पूरा लिखेंगे 30th सितंबर X2 आपका ईयर एंड है। और ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। अब आप लोगों ने करना क्या है, वैल्यूज 3 0 कॉमन चल रही हैं ये लिख के यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले आप लोगों के पास रेवेन्यू आ जाएगा, देन वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप लोगों ने 4 लाइन छोड़ देनी है। 4 लाइन छोड़ने के बाद आपने फाइनेंस कॉस्ट लिखनी है। फाइनेंस कॉस्ट लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है। फिर आप लोगों ने टैक्स एक्सपेंस लिखना है। फिर आप लोगों ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वी डोंट नो क्या क्या आएगा, इसलिए 2 लाइन छोड़ के, 2 3 लाइन छोड़ के बस खत्म करें, फॉर्मेट बन गया। ये वो फॉर्मेट है जो आप लोगों ने साथ ही प्रिपेयर कर लेना है। सर क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी मांगी हुई है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सेम काम हमें ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी कर लेना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, क्विंसी लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखेंगे, और हम लिख देंगे एज एट 30th सितंबर X2। पूरा लिखेंगे आप लोग ऑब्वियसली। ये फिर आप लोगों के पास 3 0 कॉमन आ रही हैं। सबसे पहले एसेट्स की हेडिंग होती है गाइस। तो सबसे पहले आप लोगों ने एसेट्स की हेडिंग देनी है। एसेट्स में 2 तरह की हेडिंग्स हैं, नॉन करंट एसेट 4 लाइन छोड़ दें, देन वी हैव करंट एसेट्स, यहाँ पे भी 4 लाइन छोड़ दें। हमें पता है इन्वेंट्री आनी है, करंट एसेट्स में रिसीवेबल्स आने हैं, कैश आना है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, देन फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें आती हैं। करंट एसेट्स के बाद आपके पास टोटल एसेट्स आ गए। इसी फॉर्मेट को नीचे की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ ले जाएं। अदरवाइज आप सिंपल सा काम भी कर सकते हैं कि आप इसी साइड पे यहाँ पे इक्विटी का एरिया बना सकते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। तो ये इक्विटी आ जाएगी, 4 5 लाइंस यहाँ पे छोड़ने के बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाएंगी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में को 3 4 लाइन छोड़ने के बाद देन वी विल हैव शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और ये आपके पास आ गई, ये नहीं, ये फॉर्मेट बन गया आप लोगों का। फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट से। क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन और देखते जाएंगे कि करना क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम आईफरएस 15। आईफरएस 15 में हमने एक चीज पढ़ते हैं हम लोग आईफरएस 15 में, एंड दैट इज आईफरएस 15 में कि जब आप गुड्स बेचें और सर्विसेज के साथ बेचें तो हमें क्या करना होता है, हमें गुड्स का रेवेन्यू फौरन बुक कर लेना होता है। सर्विसेज का हम सिर्फ उतना रेवेन्यू बुक करेंगे जितनी सर्विसेज हम रेंडर कर चुके हैं, जितनी सर्विसेज हम उन्हें दे चुके हैं। सो गुड्स प्लस 3 years सर्विसेज।
गुड्स प्लस 3 years सर्विसेज। सर ये स्टोरी है आप लोगों के पास। अब हमने करना क्या है, प्लीज जरा बात को समझें। गुड्स प्लस 3 years सर्विस। अब अगर गुड्स में डिलीवर कर चुका हूं तो रेवेन्यू बुक कर लें। सर्विस अगर मैंने सिर्फ 1 साल की डिलीवर की अभी, यानी अभी 1 साल गुजरा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो 1 साल की सर्विस में दे चुका हूँ, तो 1 साल का रेवेन्यू बनाना। सेकेंड और थर्ड ईयर का रेवेन्यू नहीं बनाना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आईफरस 15 में। फिर इसी आईफरस 15 में एक और कॉन्सेप्ट भी है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप पैसे एडवांस में रिसीव करके बैठे हुए हैं तो वो आपकी लायबिलिटी। मसलन अगर आपने 3 साल की सर्विस के पैसे ले लिए हैं और अभी साल एक सर्व किया है, तो 2 साल की जो सर्विस है वो आपकी लायबिलिटी बनेगी। यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट अमाउंट इन अ लायबिलिटी। जो एडवांस में सर्विसेज के पैसे लेके बैठे हैं वो लायबिलिटी बनेगी। सर जरा क्वेश्चन में समझाते हैं ये वाली बात, बिल्कुल देखिएगा जरा, पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2000 X1 डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी क्वेश्चन में डेट आए ईयर एंड से कंपेयर कर लिया करो। योर ईयर एंड इज 30th September X2। योर ईयर एंड इज 30th September X2। तो इसका मतलब ये है कि भाईजान 1 अक्टूबर पे ये भाई कह रहा है, तो पंगा लिया आप लोगों ने। मेरा ईयर एंड है 30th September X1। टू पहला पहला साल है ये, फिर X3, और फिर इसी तरह 30th September X4। लें सर इस तरह मेरे साल चल रहे हैं, लेकिन मैं जिस साल की काउंटिंग कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ ये साल है। प्लीज ये बात माइंड में रखना। 1 अक्टूबर X1 यहां पे साल के शुरू में क्विंसी सोल्ड वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर 10 million। उसने 10 million की एक प्रोडक्ट सेल की है। सो अगर उसने 10 million की एक प्रोडक्ट सेल की है, इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, इंक्लूडेड इन रेवेन्यू इन द ट्रायल बैलेंस। सर जो ट्रायल बैलेंस ऊपर गिवन है उसमें ये पूरा 10 million शामिल है। प्लीज ये बात माइंड में रख लें। सर वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अकाउंटेंट कि भाईजान ये 10,000 जो इसमें शामिल हुआ है रेवेन्यू, ये बिल्कुल ठीक है या गलत। ये बिल्कुल ठीक है या गलत। सर ये वो बात है जो आप लोगों ने समझनी है। सर इसमें 10,000 शामिल है, वो बोल रहा है इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू इन द ट्रायल बैलेंस। वो कह रहा है 10 million की एक प्रोडक्ट बेची जिसका रेवेन्यू लिख दिया है हमने रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू बुक करके बैठा हुआ है। ओके, एज पार्ट ऑफ द सेल्स एग्रीमेंट, वो कह रहे हैं ये जो सेल्स की थी इस एक का एग्रीमेंट जो है, जब हमने वो पढ़ा तो हमें पता चला क्विंसी इज कमिटेड, क्विंसी ने कमिट किया था द ऑनगोइंग सर्विसेज ऑफ दिस प्रोडक्ट until 30th September X4, until 30th September X4, 3 years from the date of sale। सर आपको पता है एग्रीमेंट में क्या किया था हमने? हमने कहा था एग्रीमेंट में हम आपको प्रोडक्ट्स भी देंगे, 3 साल की सर्विसेज भी देंगे। तो हम इसे आईफरस 15 में क्या बोलते हैं? पीओएस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, वादा। तो जब कस्टमर के साथ दो वादे किए हुए हैं, गुड्स देने का जो दे चुके हैं हम लोग 1 अक्टूबर पे, और 3 साल सर्विसेज देने का, तो इसका मतलब है सर्विसेज का रेवेन्यू तो ओवर 3 years जाना चाहिए। और आप अभी पहुंचे हैं यहां तक, इसका मतलब है आपने सिर्फ और सिर्फ 1 साल का रेवेन्यू बुक करना है। ये जो नेक्स्ट 2 years के रेवेन्यू है, ये जो नेक्स्ट 2 years के पैसे हैं, ये जो आप रिसीव करके बैठे हुए हैं रेवेन्यू में जो शामिल है, कैश रिसीव हुआ होगा अगर कुछ नहीं मेंशन तो सर ये लायबिलिटी बनना चाहिए, ये रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू नहीं है। ओके सर फाइन, मान लिया आपकी बात के दो बातें हैं, 3 साल की सर्विस है, रेवेन्यू 1 साल का बुक करना है। आगे बढ़ाएं। द वैल्यू ऑफ दिस सर्विस, वैल्यू ऑफ दिस सर्विस हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 million। वो कह रहा है कि इस 10 million में एक्चुअली सर्विसेज के पैसे भी शामिल हैं, गुड्स के पैसे भी शामिल हैं 10 million में, और सर्विसेज के भी। तो हमें पता है हम इसे दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, क्या सर्विस के कितने हैं, गुड्स के कितने हैं। The value of service has been included in the selling price of 10 million. The estimated cost to Quincy for the servicing is 600 per annum. And Quincy's normal gross profit margin on this type of servicing is 25%. The service performance obligation will be satisfied over time. Over time का मतलब सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं तो सर्विसेज का रेवेन्यू ओवर टाइम जाता है, हमें पता है। इग्नोर डिस्काउंटिंग, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर रेवेन्यू बुक करने में और पैसे लेने में गैप ज्यादा हो ना, तो डिस्काउंट कर लेना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यूज ले लेनी चाहिए। वो कह रहा है कि इग्नोर कर दो यार, उस पंगे में ना पड़ना। हमने कहा थैंक यू, नहीं पढ़ते पंगे में, हम क्या करें। उसने कहा जी सॉल्व करें क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए गुड्स की, एंड आई नीड सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विसेज।
मुझे दोनों की सेलिंग प्राइस चाहिए, मुझे रेवेन्यू चाहिए दोनों का। बट द पॉइंट इज कि मेरे पास सर्विसेज के रेवेन्यूज नहीं है और स्टैंड लोन प्राइसेस भी गिवन नहीं है। तो उसने एक बड़ा अजीब सा तरीका दिया है, उसने कहा भाई मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा क्या बताएंगे आप? उन्होंने कहा जी मैं आपको बता देता हूं, कॉस्ट टू क्विंसी ऑफ सर्विसिंग इज 600 पर एनम। पर एनम है, पर एनम, पर एनम। वो कह रहा है कि मैं एक साल की सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट बता रहा हूं आपको, सेलिंग प्राइस नहीं दे रहा। देख रहे हैं आप उसकी ड्रामेबाजी है। सेलिंग प्राइस चाहिए मुझे कि कितना गुड्स के पैसे हैं, कितने सर्विस के पैसे हैं। सर्विस में से एक साल बुक कर लूंगा, 2 साल लाइबिलिटी बना दूंगा, गुड्स सारी रेवेन्यू बुक कर लूंगा। कर क्या रहा है मेरे साथ पंगे क्या ले रहा है वो मुझे रेवेन्यू दे ही नहीं रहा, कॉस्ट दे रहा है। लेकिन अच्छी बात ये की कि मेरी नजर पड़ गई 25% मार्जिन पे। उसने मुझे मार्जिन दे दिया 25%। ओके, फाइन। मैंने कहा अच्छा जी अब इसको ओपन कर लेते हैं जरा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा यार स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होता है, उसकी कोई लड़ाई नहीं होती। 4-5 स्टेप्स होते हैं रेवेन्यू को बुक करने के। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अप्रूव हो चुका हो एग्रीमेंट। देन पेमेंट टर्म्स एग्री हो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पता हो, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल, और कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है जी, हो गया। सर रिवाइज क्यों कराया है? रिविजन कर रहे हैं इसलिए रिवाइज कराया। स्टेप 2, पीओज। सर कितने पीओज हैं सर? सर गुड्स देने का वादा है सर एक, और 3 ईयर सर्विस है। प्लीज याद रखना 3 ईयर सर्विस है और 1 साल गुजरा है अभी। ओके सर। स्टेप 3 सर, ट्रांजैक्शन प्राइस। सर ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब टोटल कस्टमर से कितने पकड़े हैं? सर $10,000 पकड़े हैं। 10 मिलियन है, 30 कॉमन चल रही है, $10,000 पकड़े हैं। ओके सर। $10,000 पकड़े हैं जी, बिल्कुल $10,000 पकड़े हैं। आगे सर स्टेप 4, एलोकेशन करनी है। अब यही पंगा है, हमने पढ़ा था एलोकेशन स्टैंड लोन प्राइसेस के हिसाब से करते हैं, लेकिन उसने हमें स्टैंड लोन प्राइस नहीं दी। पुराना क्वेश्चन है इसलिए नहीं दी, लेकिन ठीक है अब नहीं दी तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमने कहा यार गुड्स के पैसे कितने हैं, वी डोंट नो, एलोकेशन कर रहा हूं मैं। सर्विसेज के पैसे कितने हैं? तो किसी समझदार बंदे ने कहा ये कैलकुलेट हो सकते हैं, 3 ईयर सर्विस है प्लीज। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर बड़ा आसान है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट। मार्जिन 25%, मार्जिन मार्जिन होता है सेल्स पे। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, सेल्स को 100% रखें, मार्जिन में सेल्स को 100% रखते हैं, मार्कअप में कॉस्ट को 100% रखते हैं। तो यार ये 75% होगा। देखिए सेल्स में से 75 माइनस होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 आएगा। मैंने कहा ओके। अब उन्होंने कहा सर कॉस्ट गिवन है ना पर ईयर, 1 साल की कॉस्ट है ये, 1 साल की कॉस्ट है ये, लिखा हुआ है ये देखें। मैंने कहा गिवन है। उसने कहा सर फॉर्मूला लगाएं, 600 डिवाइडेड बाय 75% को रिफ्लेक्ट कर रहा है 600, 600 डिवाइडेड बाय 75% मल्टीप्लाई बाय 100%, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर बड़ा आसान है, 600 ये ले कॉस्ट डिवाइडेड बाय 75, ये 1% आ जाएगा, ये 1% को रिफ्लेक्ट कर रही है अब अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें बताएं जरा कितनी अमाउंट आ रही है जी? 800। ये ले। तो सर 1 साल की सर्विस आप 800 में बेचते हैं, तो कोई बच्चा है जो बताए कि कितना, 3 साल की कितना, कितने की बेची है आपने? तो आंसर है बड़ा आसान, सर आपने 2400 की सर्विस बेची है और बाकी 7600 जो बन रहा है वो आपका बन रहा है गुड्स का। सर ये 7600 कहां से है? सर 10,000 अगर टोटल है, उसमें से 2400 सर्विसेज मेरे पास आ गई हैं। सर ये 2400 कैसे आया? सर 800 1 साल का रेवेन्यू, 3 सालों का रेवेन्यू चाहिए सर्विस का, तो 3 साल का 800 इंटू 3, 2400 3 ईयर्स की सर्विस। ओके सर, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्टेप 5 में रेवेन्यू बुक करना होता है, हम लोगों ने रेवेन्यू बुक करना होता है हमने, और वो कहता है गुड्स का रेवेन्यू फौरन बुक कर लो क्योंकि गुड्स आप इधर डिलीवर कर चुके हैं यहां पे। मैंने कहा ओके। मैंने कहा 7400 7600 तो फिर ठीक बनता है, बुक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाना चाहिए, कर लें। मैंने कहा व्हाट अबाउट सर्विसेज? उन्होंने कहा सर्विस अकल करना अकल, सर्विस 1 साल डिलीवर की है, जितना काम अभी तक किया है वो रेवेन्यू है। मैंने कहा अच्छा पता है क्या हो गया, 1 साल का रेवेन्यू 800 है, तो सर 800 रेवेन्यू बुक होना चाहिए सिर्फ सर्विस का, 1 ईयर सर्विस का रेवेन्यू बुक होना चाहिए। रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए।
अब टोटल बना 7600 प्लस 800, 7600 प्लस 800 टोटल मिला के बना, टोटल मिला के बन रहा है ये, कितना बन रहा है 7600 प्लस 800, तो आई बिलीव ये बन रहा है 8400। सर रेवेन्यू बुक होना चाहिए था इतना, 8400 का रेवेन्यू बुक होना चाहिए था। और वो नवाब साहब रेवेन्यू बुक करके कितना बैठे हैं सर, मुझे कैसे पता चलेगा? सर लिखा हुआ है रेवेन्यू में, चेक तो करें उसने कितनी अमाउंट लिखी हुई है, पहली लाइन हाईलाइटेड अमाउंट, उसके आगे ब्रैकेट्स। सो 10 मिलियन इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू इन द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में 10 मिलियन शामिल है। तो अगर 10 मिलियन शामिल है ट्रायल बैलेंस में, कितना एक्स्ट्रा शामिल है? होना तो चाहिए था 8400, 1600 2 सालों का रेवेन्यू सर्विसेज का एक्स्ट्रा बुक कर गया है वो। ये जो 2 सालों का है ना, ये 800 और 800 1600, ये इधर से भी तो निकल सकता था कि यार 2 साल की गलत रेवेन्यू बुक हुआ हुआ। लेकिन ठीक है, आपका जो तरीका है आप उस हिसाब से देखें रेवेन्यू बनता कितना है, उसने कितना एक्स्ट्रा बुक किया हुआ है, सारा रिवर्स करना है। सर कैसे रिवर्स करें? आंसर है एडवांस में रेवेन्यू रिसीव करके बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है ये क्या होना चाहिए? तो सर आंसर है ये तो लायबिलिटी होती है आपकी, एडवांस में पैसे रिसीव किए हुए हैं। तो इसका मतलब है करेक्टिंग या एडजस्टिंग या रेक्टिफाइंग एंट्री बननी चाहिए। डेबिट करना चाहिए आपको रेवेन्यू को कम करना है। रेवेन्यू इज इनकम, उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसे करेंगे हम लोग? लायबिलिटी को। ये ले, कितने से? 1600 एंड 1600, ये ले। कोई कह सकता है सर ये 1600 की सर्विसेज जो हमने देनी है, ये आने वाले साल में जो लायबिलिटी सेटल होनी है, सर्विसेज देने की ऑब्लिगेशन है हम पे, वो शॉर्ट टर्म है। और जो उससे ऑनवर्ड्स हैं, 1 साल के बाद जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो कोई बच्चा कह सकता है, तो मैं भी कह सकता हूं, ठीक है डन है। लेकिन टोटल लायबिलिटी 1600 है, तो रेवेन्यू मेरा 1600 से ओवरस्टेटेड था। फ्यूचर के रेवेन्यू भी बना बुक करके बैठा हुआ था, मैंने ठीक कर दिया। मैंने कहा ओके। तो मेरे 5 स्टेप मॉडल के 5 स्टेप्स भी रिवाइज हुए, और साथ में मेरा फाइनल अकाउंट भी मुझे समझ आया। तो मैंने पोस्टिंग करनी है, अब इधर उधर पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका ये होता है कि ये रेवेन्यू उठा के उधर ले जाएं, एक तरीका होता है कि इसको एंड पे पोस्ट करेंगे। इसको एंड पे पोस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आप सोच लेंगे ये 213 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, ये भी जाएगी, यानी ये जो इधर पड़ा हुआ है वो सारा हमने इनकम स्टेटमेंट में ले जाना है। अभी मेरा मसला ये नहीं है, अभी मेरा मसला है सर फाइनल अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट करूं। तो किसी समझदार बच्चे ने कहा सर बड़ा आसान सा काम है, आप इस तरह करें, आप एक काम करें, अब रेवेन्यू में से 1600 यहां से माइनस कर दें, ये कह के रेवेन्यू 2 साल की सर्विस का गलत बुक हुआ हुआ। मैंने कहा ओके। अब उसने कहा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में बांट दें या सिर्फ शॉर्ट टर्म में लिख दें। तो मैंने कहा नहीं, मैं दोनों तरफ लिखूंगा। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कहते हैं, इसको रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म में 800 आ गई है, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म में भी आ गई है, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, ये अमाउंट आ गई है 800। सो दिस इज हाउ गाइस यू नीड टू पुट द वैल्यूज। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है यहां तक। लेट्स अंडरस्टैंड कि अब आगे क्या है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नाउ हम लोग देख चुके हैं पूरी की पूरी एडजस्टमेंट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड सेकंड एडजस्टमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड एडजस्टमेंट क्या है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी आईएफआरएस 15 पे, जिसमें गुड्स और सर्विसेज आप कंबाइन बेच रहे थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो इन लोगों ने पिक किया है आईएफआरएस 9 से फाइनेंशियल लायबिलिटीज के एरिया से। आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल लायबिलिटीज एरिया, फाइनेंशियल लायबिलिटीज। फाइनेंशियल लायबिलिटीज को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, तो आप लोगों को फाइनेंशियल लायबिलिटीज को लेके कुछ बातें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इनिशियल लायबिलिटी बुक कैसे करते हैं आप, इनिशियल मेजरमेंट कैसे होती है, लायबिलिटी को पहले दिन आप कैसे मेजर करते हैं। तो इनिशियल मेजरमेंट होती है गाइस, जो कैश रिसीव हुआ है आप लोगों को, उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इशू कॉस्ट आपने माइनस कर देना है। इशू कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कर देना। ये कैश रिसीव फेयर वैल्यू को भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसको हम फेयर वैल्यू भी लिखते हैं जब हम थ्योरेटिकली स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। सो इशू कॉस्ट लायबिलिटी में से माइनस होता है। तो जो पैसा मुझे मिला उसमें से मैंने कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे लगा दिया, लोन लेने पे लगा दिया, तो मुझे जो पहले दिन वैल्यू बुक करनी है लायबिलिटी की, तो जितना पैसा आया उसमें से वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस किया मैंने, मतलब जो खर्च किया वो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो आपकी जेब में आया ही नहीं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि
इशू कॉस्ट लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस में से माइनस होता है, लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस में से माइनस होता है। आगे जी, इनिशियल मेजरमेंट कैश रिसीव्ड माइनस इशू कॉस्ट। अब आपने क्या करना है जी, अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर क्या करना है सर, ओपनिंग बैलेंस जब आ जाएगा आप लोगों के पास, अब यहां पे उन्होंने गलती की हुई है, उन्होंने इशू कॉस्ट लायबिलिटी में से माइनस नहीं किया, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया है। तो मैं उन्हें कहूंगा यार ये क्या किया, ये तो इधर आना था, लायबिलिटी में से माइनस होना था, आप एडमिन एक्सपेंस में क्यों चार्ज करके बैठे हुए हैं, ये आपने क्यों चार्ज किया है। मेरा क्वेश्चन उनसे ये होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस में से माइनस होता है, तो आई आस्क देम कि भाई आप क्यों नहीं माइनस कर रहे, वजह क्या है। तो अब कहानी क्या है, जरा बात समझें। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आप क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, और अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल भी कहते हैं हम लोग इसे, और इसको इफेक्टिव रेट वाला टेबल भी कहते हैं, जो दिल करता है बोलो, बस टेबल आना चाहिए। आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, वही ओपनिंग बैलेंस जो आपको ये गिवन है ये लिखेंगे आप लोग। ओपनिंग बैलेंस में आप फाइनेंस कॉस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट होगी ओपनिंग बैलेंस पे, कौन सा रेट, कौन सा रेट, ओपनिंग बैलेंस पे कौन सा रेट, इंपॉर्टेंट बात है। फाइनेंस कॉस्ट बनेगी ओपनिंग बैलेंस पे कौन सा रेट, सर, सर कौन सा रेट, सर सोचना पड़ेगा सर, सर सोचना पड़ेगा, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस पे लगता है इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट ही ट्रू रेट है, जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट का ट्रू रेट है, दैट इज इफेक्टिव रेट। अच्छा सर, आगे सर, अगली कहानी क्या है सर, अभी देखते हैं अगली कहानी क्या है। आगे नेक्स्ट जी सर, उसके बाद जितना इंटरेस्ट पे किया आपने वो लिखेंगे आप लोग, माइनस करेंगे अगर इंटरेस्ट पे किया है तो। इंटरेस्ट पे क्या होता है, इंटरेस्ट पेड होता है नॉमिनल वैल्यू का नॉमिनल रेट, नॉमिनल वैल्यू का नॉमिनल रेट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ है वही आप पे करेंगे। सो इंटरेस्ट पेड आएगा एंड देन वी विल हैव क्लोजिंग बैलेंस। सर ये वो काम है जो आप लोगों ने करना है, ये वो काम है जो आप लोगों ने करना है, और ये आप उठा के ले जाएंगे बैलेंस शीट में। ये तो यही तो एमसीक्यूज में भी करते थे, एमसीक्यूज आते हैं इसके, कि बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये जाना है क्लोजिंग बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, ये फाइनेंस कॉस्ट जानी है। और वही एमसीक्यूज अब हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, दैट्स इट। फाइनल अकाउंट में पूरी की पूरी वैल्यूज भेजी जा रहे हैं, जो इनकम स्टेटमेंट का है, जो बैलेंस शीट का सारा भेज देते हैं। ओके सर, सॉल्व कराएं, रिवीजन होगी सर। क्विंसी इशूड 25 मिलियन 6% लोन नोट फॉर 1 अक्टूबर X0 X1, लेकिन इस साल के शुरू में, मेरा ईयर एंड है 30 सितंबर X2, इशू कर रहा है लोन नोट 1 अक्टूबर X1 पे, इसका मतलब है अक्टूबर से 30 सितंबर तक पूरा साल बन रहा है। इट इज फुल ईयर। अब अगर ये फुल ईयर है तो मुझे क्या करना चाहिए, देखते हैं जरा। 25 मिलियन 6% पे अगर ये लोन का रेट है, तो ये 25 मिलियन एट 6% क्या बन रहा है गाइज, नॉमिनल वैल्यू का नॉमिनल रेट। ये लें, आगे जी, इशू कॉस्ट वर 1 मिलियन एंड दीज हैव बीन चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस। मैंने उन्हें कहा यार ये एडमिन एक्सपेंस में क्यों चार्ज किए, निकालो उधर से। उसने कहा भाई आप अकाउंटेंट है, आप निकाल लें, मैंने जो करना था मैंने कर दिया है। मैंने कहा ओके, एडमिन एक्सपेंस में 1 मिलियन चार्ज हो गया है, जो गलत है, ये लोन में से माइनस हो। लोन विल बी रिडीम्ड ऑन 30 सितंबर X4, 3 साल बाद लोन वापस होगा, लेकिन मेरा मसला 3 साल नहीं है, मेरा मसला सिर्फ 1 साल है। एंड एट अ प्रीमियम विच गिव एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन 8%, इफेक्टिव रेट भी गिवन है, तो क्वेश्चन तो सामने आ गया है। एडमिन एक्सपेंस में से 1000 में माइनस कर रहा हूं, यहां पे लिखेंगे एडमिन एक्सपेंस, यहां पे कहीं पे भी एडमिन एक्सपेंस लिखेंगे आप लोग, और एडमिन एक्सपेंस लिख के इधर से 1000 आपने जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाला है वो माइनस कर देना, 1000 ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाला आप माइनस कर देंगे। ये ले, इधर क्या कर रहा है सर, लोन में से माइनस होता है सर, सर एडमिन एक्सपेंस तो इधर नहीं है। कम ऑन गाइस, ट्रायल बैलेंस में जो है वो उधर चला जाएगा, ये देखें 19,000 उधर चला जाएगा, 19,000 इधर चला जाएगा। तो अभी लिख देता हूं, तुम लोग कहते हो तो ये लो, अभी लिख देता हूं, लेकिन ये तरीका नहीं है लिखने का बार बार वैल्यूज उधर से लाने का, एडजस्टमेंट करते रहते हैं, बाकी ये वैल्यू बाद में भी आई जानी थी। ठीक है, अब गाइस 1000 एडमिन एक्सपेंस में से माइनस कर दिए क्योंकि गलत चार्ज हुआ हुआ था। अब आपने क्या किया, आपने कहा टेबल बनाओ, एक छोटा सा एमसीक्यूज है, आईफरएस 9 फाइनेंशियल लायबिलिटीज।
सर कैश रिसीव हुआ आप लोगों को 25,000 जो नॉमिनल वैल्यू थी, अगर कोई डिस्काउंट होता तो वो माइनस करता। माइनस करना है आप लोगों ने इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट आ रही है 1,000। कितना बच गया? 24,000 बच गया। 24,000, तो 24,000 है आपका ओपनिंग बैलेंस। अब इशू कॉस्ट एडमिन एक्सपेंस में गलत चार्ज हुई थी, उधर से माइनस की, ला के इधर से माइनस कर दिया। कुछ लोग कहेंगे सर दोनों जगह से माइनस क्यों हो रहा है, तो मैं कहूंगा यार कम ऑन, एक्सपेंस को कम कर रहे हैं आप, एडमिन एक्सपेंस को। तो एक्सपेंस को कम करने के लिए आपने क्रेडिट किया, ये लें। दूसरी तरफ आपने लोन को रिड्यूस करना है, लायबिलिटी है लोन, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो ये लो, ये एंट्री बनाई है मैंने। भाई एक जगह डेबिट दूसरी जगह क्रेडिट होना चाहिए, दो जगह नेगेटिव भी हो सकता है, दो जगह पॉजिटिव भी हो, तो डिपेंड करता है कहां कर रहे हैं आप। ओके, डेबिट लोन हो गया, क्रेडिट एडमिन एक्सपेंस हो गया, एंड द अमाउंट इज 1,000 एंड 1,000। सर ये एंट्रीज दिखाना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, फाइन, समझ आ गई बात, डन है। अब करें क्या? सर आंसर है, टेबल बनाए। ओपनिंग बैलेंस 24,000। 24,000 पे आपने इफेक्टिव रेट लगाना है, इफेक्टिव रेट लगाना है आप लोगों ने। सर लगाएं ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, इफेक्टिव रेट इज 8%, गिवन होता है 8% लगाना है आप लोगों ने। सो 24,000 पे 8% आप अप्लाई करेंगे, यू नीड टू अप्लाई 8%। कितनी अमाउंट आएगी? सर 24,000 लें, मल्टीप्लाई बाय 8% करें। ओपनिंग बैलेंस पे इफेक्टिव रेट लगता है, ओपनिंग पे इफेक्टिव लगता है, ओपनिंग पे। तो 24,000 का 8%, ये अमाउंट आ रही है जी 1920। ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, पीएनएल में लेके जाऊंगा। इंटरेस्ट पेड हमेशा होता है नॉमिनल का नॉमिनल रेट, हमेशा नॉमिनल का नॉमिनल रेट। ओके सर, नॉमिनल वैल्यू तो 25,000 थी, बिल्कुल ठीक थी जी, 25,000 थी। सर नॉमिनल रेट तो 6% था, बिल्कुल 6% था। सो 24,000 का, 25,000 का 6%, 25,000 नॉमिनल वैल्यू का नॉमिनल रेट, 25,000 का 6%, 1,500 आ गया। ये लें सर, पे हो गया। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या है सर? ओपनिंग में फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट पेड जो है वो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट पेड आप माइनस कर देंगे। कितनी वैल्यू आई? क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? तो अमाउंट आ रही है सर 24,420। सर ये अमाउंट आ रही है। अब मुझे बताएं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या जाएगा? सर इनकम स्टेटमेंट में इफेक्टिव रेट वाली फाइनेंस कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में। तो 24,420 उठाया और 1920 उठाया और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में छोड़ा है। फाइनेंस कॉस्ट के आगे लिखा है हम लोग 1920, ये ले। पीएनएल में जाना है फाइनेंस कॉस्ट में। ओके, दूसरी तरफ क्या करना है हम लोगों ने? लोन लिखना है हम लोगों ने, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लोन लिखना है हम लोगों ने। कितना लोन है? जी सर, लोन का बैलेंस था 24,420, और साथ में सेल, क्योंकि कंप्यूटर पे ऊपर आप सेल रेफर कर रहे होगे, इसलिए वर्किंग के रेफरेंसेस देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, तो सर ये वो काम है जो आप लोगों ने करना था, एंड दैट्स इट, एडजस्टमेंट खत्म। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एडजस्ट आईफरएस 9 की फाइनेंशियल लायबिलिटीज। इसमें एक बात का जरा ख्याल रख लेना, और दैट वी हैव इंटरेस्ट पेड 1,500 का हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस में देख लेना ये 1,500 भी पे हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। इसको बाद में थोड़ा लोग ट्रेस करते हुए परेशान होते हैं। ट्रायल बैलेंस में देखें जरा, इंटरेस्ट पेड, लोन इंटरेस्ट पेड आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करें। तो पता चला कि यस वी हैव लोन नोट इंटरेस्ट, ये देखें ये 1,500 है। तो ये नहीं जाना पीएनएल में, पीएनएल में जाना था इफेक्टिव रेट वाला, ये तो नॉमिनल का नॉमिनल रेट है। शो इसलिए कराया मैंने आप लोगों को कि ऑलरेडी इधर आ चुका है। दोबारा जब आप ट्रायल बैलेंस को, मैं सारा ट्रायल बैलेंस लाऊंगा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में, दोबारा ना ये 1,500 ले आना, क्योंकि ये इधर आ गया टेबल में। जो सही फाइनेंस कॉस्ट थी वो हम लेके जा चुके हैं,
और जो सही बैलेंस शीट का आइटम था वो भी लेके जा चुके हैं। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू एडजस्ट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। 2 एमसीक्यूज किए हैं गाइस आप लोगों ने अभी तक, लेकिन फाइनल काउंट भी होता जा रहा है। बेसिकली एमसीक्यूज हैं, वो जो 4-5 एमसीक्यूज हैं वो इकट्ठे फाइनल काउंट में आ गए हैं। सो गाइस अभी तक हम लोग IFRS 15 की एडजस्टमेंट कर चुके हैं, एंड देन द सेकंड एडजस्टमेंट वाज फाइनेंशियल लायबिलिटी IFRS 9 से। Now we are moving towards third adjustment, and third adjustment is plant and equipment is depreciated at 15% per annum using reducing balance method. Using reducing balance method. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की जो परसेंटेज होती है वो कैरिंग वैल्यू पे लगती है, नेट बुक वैल्यू पे लगती है। इसका मतलब है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जो वैल्यू आ गई दैट वुड बी योर कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, उस पे परसेंटेज लगानी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नो नो डेप्रिसिएशन हैज येट बीन चार्ज्ड, अभी तक कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई। For the year ended 30th September X2, all depreciation is charged to cost of sale। खुद कह रहा है डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाना, लड़ाई नहीं। अगर कहता सारी एडमिन में ले जाओ, सारी एडमिन में ले जाते। अगर कहता 50-50 कर दो एडमिन और कॉस्ट ऑफ सेल में, तो जो डेप्रिसिएशन निकलेगी उसका हाफ 50% कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे, 50% एडमिन में। ये इंस्ट्रक्शंस क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होंगे। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो फिर जो दिल करे कर लेना। फेयर इनफ सर। अब मुझे बताएं क्या करना है सर। सिंपल है, डेप्रिसिएशन चार्ज करें और एसेट्स को बैलेंस शीट में ले जाएं। आगे एसेट को लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैं ट्रायल बैलेंस में आया, प्लांट एंड इक्विपमेंट किधर है भाई, ट्रायल बैलेंस में होंगे और किधर होने हैं। तो सर ट्रायल बैलेंस में आए और यहाँ पे ढूंढा कि प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना, ढूंढ लें आप लोग भी। तो पता चला सर ये प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये उनकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी इसके अलावा नहीं। तो सिंपल है, इधर ही वर्किंग बना लेते हैं, आसान सी वर्किंग। प्लांट एंड मशीनरी की वर्किंग, प्लांट एंड मशीनरी साल के शुरू में कैरिंग वैल्यू निकाल लें, कितनी है कैरिंग वैल्यू एट 1 अक्टूबर साल के स्टार्ट पे। प्लांट एंड मशीनरी 1 अक्टूबर X0 X1 सॉरी, आपका ईयर एंड है 30 सितंबर X2, ट्रायल बैलेंस 30 सितंबर X2 पे गिवन है। अब कुछ लोग थोड़ा यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं, उनकी बात समझते हैं। सर कॉस्ट है 83,700 माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मतलब एसेट कितने से रिड्यूस हो चुका है, कितना कंज्यूम हो चुका है। अगर आप और करें ना तो ये जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है ये 1 अक्टूबर X1 की है, इस साल की तो अभी चार्ज करनी है। तो ये साल के शुरू की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। तो जब कॉस्ट में से साल के शुरू की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपके पास साल के स्टार्ट की कैरिंग वैल्यू आएगी विच इज 50,000। ये 50,000 साल के शुरू की कैरिंग वैल्यू। सर आप इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करें और ईयर एंड की कैरिंग वैल्यू निकाल लें। तो आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन 50,000 मल्टीप्लाई बाय, जी सर, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट था सर, रेट भूल गए हम, सर हम भी भूल गए हैं तो ठीक है, 15% पर एनम था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसलिए कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस की है। स्ट्रेट लाइन होता तो कॉस्ट पे 15% लगाते थे, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट पे परसेंटेज लगानी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नेट बुक वैल्यू पे 50,000 का 15%। सो डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास 7,500, ये डेप्रिसिएशन है। आपके पास कैरिंग वैल्यू एट ईयर एंड आ गई, कैरिंग वैल्यू एट ईयर एंड कितनी अमाउंट है सर, ये अमाउंट है 42,500। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ये डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल में कह रहा है वो लेके चले जाए। उठाते हैं वैल्यूज दोनों की दोनों लिख देते हैं, 42,500 प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स में, डेप्रिसिएशन उसने खुद बोला था कॉस्ट ऑफ सेल में। तो सर आगे ये सर हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, यहाँ पे हमने लिखा प्लांट एंड मशीनरी। सर ये एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, टाइम कम हुआ तो जो दिल करे यूज करना। हाँ टाइम पूरा हो तो प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख देना पूरा। तो 42,500 प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू, डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में आनी है तो वो इधर आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल में 7,500 आ गई। सिंपल सा काम है।
दैट्स इट। एडजस्टमेंट खत्म सर, बिल्कुल खत्म। सर और कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट था ही नहीं, प्लांट एंड मशीनरी थी नहीं, प्रॉपर्टी थी नहीं जिसको डेप्रिशिएट करते। ओके सर, समझ आ गई सर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड एडजस्ट। इसमें कुछ ज्यादा साइंस नहीं थी इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ एडजस्टमेंट, एंड फोर्थ एडजस्टमेंट बहुत इजी है। अगेन आईएफआरएस 9। आईएफआरएस 9 इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। आईएफआरएस 9 इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी गाइस दो तरह की होती हैं। एक का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, और दूसरे का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। एक का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, दूसरे का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। इसको क्विकली अगर हम रिवाइज करें तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जो दो तरह की हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, यहां पे इनिशियली आप मेजर करते हैं कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू पे, ये फेयर वैल्यू पे। यहां पे आप इनिशियली मेजर करते हैं फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। ये इनिशियल मेजरमेंट है, पहले दिन लिखने में ये फर्क होता है इनके। सब्सिक्वेंटली फर्क क्या होता है? सब्सिक्वेंटली यहां ये बैलेंस शीट में सब्सिक्वेंट मतलब बैलेंस शीट में क्या जाएगा, जो फेयर वैल्यू एट ईयर एंड है वो बैलेंस शीट में चली जाएगी। यहां पे भी सेम बात है, फेयर वैल्यू एट ईयर एंड बैलेंस शीट में चली जाएगी। बस गेन लॉस का फर्क है। इसका जो गेन लॉस है, गेन लॉस पी&एल में आएगा। फेयर वैल्यू गेन लॉस, उसका गेन लॉस जो है वो ओसीआई में आएगा। गेन लॉस ओसीआई में जाएगा, इसका जो गेन लॉस है वो पी&एल में जाएगा। दैट्स इट। सिर्फ ये बातें पता होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई डिविडेंड्स आ जाए, इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाए, वो पी&एल में। हाँ, एक छोटा सा चेंज आया है, ठीक है। और वो क्या है, डिस्पोजल का गेन लॉस भी यही करना। इसका डिस्पोजल का गेन लॉस ओसीआई में लेके जाना। वैसे आप लोगों को आइडिया होगा कि डिस्पोजल का गेन लॉस पी&एल में जाता है, लेकिन उसने स्टडी हब में एक छोटा सा एमसीक्यू दे के परेशानी डाल दी है। तो इसका डिस्पोजल का गेन लॉस भी ओसीआई में लेके जाना है आपसे ऑनवर्ड्स आपने, और इसका डिस्पोजल का गेन लॉस तो पी&एल में ही जाना है। तो ये भी पता होना चाहिए, डिस्पोजल गेन लॉस पी&एल में। यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के जो गेन लॉस आए, डिस्पोजल वाले भी और फेयर वैल्यू गेन लॉस वाले भी ओसीआई में ले जाना। फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल के जो गेन लॉसेस आएंगे पी&एल में ले जाना। सर ये वो बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सर इस क्वेश्चन में कितना अप्लाई होना है? इस क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन है गाइस, इस पॉइंट को लेके वो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है बस। बल्कि डिस्पोजल भी कोई नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना है। बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लिखेंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का ये मतलब है। गेन लॉस जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल हुई तो पी&एल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हुई तो ओसीआई में। सर पता कैसे चलेगा फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल है या ओसीआई है? ये डिफॉल्ट कैटेगरी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ये है, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ये है। अगर इररिवोकेबल इलेक्शन हुआ तो फिर ये है। इसके लिए इररिवोकेबल इलेक्शन होना जरूरी है, और एक नॉन फॉर ट्रेडिंग होना भी जरूरी है। इस तरह पता चल जाता है। नाउ वी आर गुड टू गो। ईयर एंड की फेयर वैल्यू बैलेंस शीट में गेन लॉस डिपेंडिंग के कौन सी टाइप है उधर ले जाना, बस इतनी सी एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट। ओके सर फाइन। बताएं सर, जरा देखें जरा। कह रहे इन्वेस्टमेंट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 15.7 मिलियन एट 30 सितंबर x2। जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उस दिन मेरे ईयर एंड पे इस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू 15.7 मिलियन है। इसका मतलब है उठाएं बैलेंस शीट में ले जाए। उठाया मैंने, बैलेंस शीट में लेके जाने लगा मैं। तो ये फेयर वैल्यू बैलेंस शीट में चली जाएगी। कह रहा है देयर वर नो एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन खामोश है, अभी तक कुछ नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट थ्रू पी&एल है फेयर वैल्यू है। लेकिन 15,700 कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, फेयर वैल्यू एट ईयर एंड बैलेंस शीट में जानी है। ओके सर, जज्बाती क्यों हो गया? जज्बाती होने वाला पॉइंट है। इधर आ जाए जरा। इधर देखा तो इक्विटी फाइनेंशियल एसेट्स की हेडिंग दी हुई है और लिखा हुआ है 17,000 था। तो मेरा एक फाइनेंशियल एसेट जो 17,000 का था, 17,000 का था ट्रायल बैलेंस में, ईयर एंड पे हो गया है, कितने का हो गया ईयर एंड पे? ईयर एंड पे हो गया है 15,700 का। 17,000 वाली चीज
15,700 पे आ गई है, 1300 का लॉस। सर जाए बैलेंस शीट में सर। सर यहां पे लिखें इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। ओके सर, लिख दिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जो ईयर एंड की फेयर वैल्यू है वो इधर आ जाएगी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, इक्विटी इक्विटी में ना ले जाना। डेबिट साइड पे था, एसेट है, एसेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। सर कितनी वैल्यू थी सर? 15,700 ईयर एंड की फेयर वैल्यू इधर एसेट साइड। सर 17,000 वाली 15,700 में है, ये 1,300 का लॉस। सर ओसीए में लिख दूं? ना, क्वेश्चन खामोश है। डिफॉल्ट कैटेगरी। तो सर किधर लिखूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो 1,300 का लॉस है, तो यहां पे मैंने लिख दिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट का लॉस। आप ये भी लिख सकते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन्वेस्टमेंट का लॉस, जो दिल करे लिख दें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट लॉस आ गया यार बच्चों, और ये अमाउंट आ रही है 1,300 की। ये ले सर, ये 1,300 का लॉस है। सिंपल एडजस्टमेंट, कहानी खत्म। सर इतना आसान होता है? सर इतना आसान ही होता है सर। ओके सर, व्हाट इज नेक्स्ट? आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइनली वी हैव टैक्स एडजस्टमेंट, जो हर क्वेश्चन में आती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और जरा समझते हैं कि करना क्या। सो गाइस, ये आईएफआरएस 9 की इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को लेके हम लोगों ने एडजस्टमेंट रिवाइज की और साथ में सॉल्व भी किया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लास्ट एडजस्टमेंट, जो कि टैक्सेशन की एडजस्टमेंट है, जो कि फाइनल अकाउंट में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि ये क्या एडजस्टमेंट है। तो थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। The balance on the current tax represents under a over provision of the tax liability for the year ended 30th September X1। सर पिछले साल से एक अंडर या ओवर प्रोविजन आ रही है। पिछले साल से अगर कोई भी टैक्स का बैलेंस है तो या तो वो अंडर प्रोविजन होगा या वो ओवर प्रोविजन होगा, यानी या वो एक्सपेंस होगा या वो इनकम होगा। वो कह रहा है द बैलेंस ऑन करंट टैक्स रिप्रेजेंट्स, कौन सा बैलेंस किधर? ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस में यार गाइस। जाएं जरा ट्रायल बैलेंस में ढूंढें। करंट टैक्स का बैलेंस नीचे नीचे आप लोगों को नजर आ जाएगा। सो अगर आप और करें तो ये करंट टैक्स का के नाम से एक बैलेंस पड़ा हुआ है 1100। डेबिट साइड पे होने का मतलब है कि आपने इसे एक्सपेंस बना लेना। क्रेडिट साइड पे होता तो आप इसे इनकम बना लेते। सर ये कैसे याद रखेंगे? सर डेबिट की चीज है तो एक्सपेंस है। आपने क्या किया सर? यहाँ पे आए, टैक्स एक्सपेंस लिया आप लोगों ने। टैक्स एक्सपेंस आपने 1100 का टैक्स एक्सपेंस इधर लिख दिया। सर तीन चीजें इधर आनी है सर। अंडर ये ओवर प्रीमियम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, टैक्स फॉर द ईयर, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की मूवमेंट। ऐसे हाथ हिलाना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की मूवमेंट। ओके सर, फाइन। आगे बताएं सर, आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट आते हैं जरा एडजस्टमेंट पे। अभी तक मुझे अंडर ये ओवर प्रोविजन पता चल गई, मैंने लिख ली। कह रहा है प्रोविजन फॉर द इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड इज 7.4 मिलियन इज रिक्वायर्ड। प्रोविजन मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी रिक्वायर्ड है 7.4 मिलियन की। इसकी डबल, बड़ी आसान सी डबल एंट्री होती है गाइस। टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल, टैक्स एक्सपेंस डेबिट। तो मैं डेबिट की एंट्री उठा रहा हूं ऐसे, तो मैंने डेबिट की एंट्री उठाई और इनकम स्टेटमेंट में 7400 जाके लिख दिया। क्रेडिट टैक्स पेएबल, देखो डेबिट टैक्स एक्सपेंस इधर आ गया। क्रेडिट किसे करते हैं एंट्री में? टैक्स पेएबल को। वो यहां पे आ जाएगा। ये लें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में टैक्स पेएबल 7400। सर आपने इसकी डबल एंट्री बनाई। आठ, जो ये 1100 था इसकी नहीं बनाई। सर जो ट्रायल बैलेंस में चीज पड़ी होती है ना, वो उसका सिंगल इफेक्ट होता है। यानी ट्रायल बैलेंस की चीज उठाओ और एक जगह लिख दो, कहानी खत्म। डबल एंट्रीज नहीं बनानी। जो एडजस्टमेंट से वैल्यूज मिल रही है वो दो दो जगह पे जा रहा है। ओके सर, ट्रायल बैलेंस की चीजों का सिंगल इफेक्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज ऑलरेडी बन चुकी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। On 30th September X2, Quincy had taxable temporary difference of 5 million. Taxable temporary difference है 5 million, requiring a provision for deferred tax. A deferred tax adjustment should be reported in P&L. P&L में इसलिए कह रहा है कि सब काम कभी कभार रिवैल्यूएशन गेन पे भी डेफर्ड टैक्स आ जाता है, वो फिर ओसीए में जाता है क्योंकि रिवैल्यूएशन गेन खुद ओसीए में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये मसला नहीं है। क्विंसीज टैक्स रेट इज 20%।
तो सर 5 मिलियन का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो डेफर टैक्स क्या होता है, ये जितना डिफरेंस है इसके ऊपर 20% रेट लगा दो। तो 5 मिलियन पे 20% का रेट लगा दें। तो मैंने क्या किया, मैंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी देखा, ट्रायल बैलेंस से मिल जाता है आप लोगों को। ये देखें जरा, 1200 ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर टैक्स रेट लगा दें 20%। तो 5000 का 20% आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी है। सो यू हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी एंड द अमाउंट इज 1000। 200 आपकी इनकम है सर, ये लें सर इनकम, 200 इनकम। सर इस इनकम को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाना है सर। सर लायबिलिटी कम हो रही है, इनकम है, लायबिलिटी बढ़ रही होती, एक्सपेंस था। सर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी उठाएं, बैलेंस शीट में लेके जाएं और 200 को इनकम बनाएं। ये हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आ गई सर, लेट मी जूम इन, ये ले। तो 200 की इनकम है, वो मैंने यहां से लिख दी, 200 इनकम है तो एक्सपेंसेस में से माइनस होगी। ओके, आगे सर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इधर आ जाएगा सर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं ये ले, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस विच इज 1000, ये इधर आ गया। ले सर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ यू जस्ट नीड टू पुट ट्रायल बैलेंस इन द बैलेंस शीट एंड यहाँ पे आना है और दैट्स इट। सो जल्दी से ट्रायल बैलेंस पोस्ट करके देखते हैं कि करना क्या हम लोगों ने। लेट्स मूव टूवर्ड्स ट्रायल बैलेंस। तो पहली चीज जो आ रही है दैट इज रेवेन्यू, आपके पास आ रही है 213, मैं ये इनकम स्टेटमेंट में लेके जाऊंगा। तो अब मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूंगा, तो मैं क्या चाह रहा हूं, करते हैं स्क्रॉल चलें। तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं करने वाला क्या हूं, जरा प्लीज देखिएगा जरा। एहतियातन मैंने ना अपने पास पिक्चर भी ले ली है ताकि मुझे चीजें भूलें। अब मेरे भाइयों, रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे, रेवेन्यू में ये कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये एडमिन, ये सारी की सारी चीजें, चार चीजें इनकम स्टेटमेंट में जाके लिखते हैं। यहां से उठा रहा हूं और जाके उधर लिख रहा हूं। तो सर इनकम स्टेटमेंट में यहां पे लिख रहा हूं मैं सर, ये देखें जरा, रेवेन्यू अमाउंट आ रही है सर 213,500, इसमें से ये माइनस होके रेवेन्यू सही वाला आ जाएगा इधर। कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास आ रही है 136,800, इसमें 7,500 की डेप्रीसिएशन है जो ऐड होके आ जाएगी। देन गाइस वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 12,500, इसका कोई हेड नहीं बनाया, एडजस्टमेंट नहीं थी कोई, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 12,500। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 19,000, ये पहले लिख चुके हैं हम लोग, ये देखें जरा 18,000, ये भी आ गया। सो फाइनली हमारे पास ये एक्सपेंसेस आ, ट्रायल बैलेंस में ऊपर चलते हैं, इधर आए, चार चीजें पोस्ट कर चुके हैं। लोन नोट इंटरेस्ट ऑलरेडी टेबल में जा चुका है, वो जो लोन का टेबल बनाया था उसमें जा चुका है। डिविडेंड पेड रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होता है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में वो कहे मैं इसे लेके जा चुका हूं एडमिन में, आप कहेंगे यार ये तो रिटेन अर्निंग की चीज है, तो बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग में से माइनस करें। वैसे चेंजेस इन इक्विटी में से माइनस होता है, लेकिन वो बना नहीं रहे, इसलिए 19,200 आपने माइनस कर देना है जाके वहां से। तो रिटेन अर्निंग में से 19,200 डिविडेंड पेड आप माइनस करें। ले जी, तो बैलेंस शीट में गए, इक्विटी के हेड में यहां पे रिटेन अर्निंग लिखा, और जो डिविडेंड की अमाउंट थी 19,200 वो यहां से माइनस कर दी। अभी ओपनिंग बैलेंस भी आना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आना है, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मिल मिल के बनती है। ओके सर, व्हाट इज नेक्स्ट सर, 19,200 रिटेन अर्निंग्स, आगे व्हाट इज नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग आगे, आगे नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में, देखते हैं जाके जरा।
सर इन्वेस्टमेंट इनकम P&L में जी जानी है, इनकम है आपकी, अदर इनकम है सर, P&L में जाएगी। ये इक्विटी शेयर्स, ये रिटेन अर्निंग, ये लोन नोट आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में लेके जा चुके हैं, टेबल बनाया था। तो ये रिटेन अर्निंग और ये वैल्यू ले जानी है आप लोगों ने, कहाँ पे ले जानी है? आप लोगों के सामने है। जी सर, इक्विटी, इक्विटी के हेड में, ये इक्विटी के हेड में ले जाएंगे। तो मैं 400 और ये वैल्यूज लेके जा रहा हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी, क्वेश्चन में आए हम लोग वापस, इधर आए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने लिखनी थी वो इन्वेस्टमेंट इनकम थी। तो मैंने यहाँ पे अदर इनकम के नाम से इन्वेस्टमेंट इनकम लिख दी। अदर इनकम लिख लें, खाली इन्वेस्टमेंट इनकम लिख लें, ये फर्क नहीं पड़ता, जो दिल करे लिख लेना। एंड द अमाउंट वाज 400, 400 की अदर इनकम है, ये लें। सर इक्विटी शेयर्स आपके पास 60,000 के आ रहे थे। इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर कैपिटल सर, ये इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर कैपिटल। तो ये अमाउंट इधर आ जाएगी 60,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग आ रहा था बच्चों 6500, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग है। हमें पता है ओपनिंग बैलेंस में पैट ऐड होगा, आके डिविडेंड माइनस होंगे। तो अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करके लाएंगे। उसके बाद गाइस वापस चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्या है जी? प्लान एंड इक्विपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो चुकी है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डील कर चुके हैं आप लोग। ये इन्वेंट्री, रिसीवेबल और बैंक सर डेबिट साइड पे हैं, करंट एसेट्स हैं, बैंक में देख लिया करना। डेबिट साइड पे हुआ तो करंट एसेट्स में जाएगा, क्रेडिट साइड पे हुआ तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में जाएगा। तो ये तीनों उठाएं। करंट टैक्स भी देख चुके हैं आप लोग, डेफर टैक्स भी दे चुके हैं, और ये पेएबल शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो याद रहे ये तीन करंट एसेट्स हैं और ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, उठाते हैं और बैलेंस शीट में जाके लिख देते हैं। तो मैं करंट एसेट साइड पे आया, मैंने इन्वेंट्री लिखी, फिर मैंने रिसीवेबल्स लिखे, फिर मैंने बैंक लिखा, एंड वी नीड टू राइट इन्वेंट्री जो आ रही थी गाइस दैट वाज 24,800 आ रही थी। देन वी हैव 28,500 रिसीवेबल था। बैंक का जो बैलेंस था दैट वाज 2900, ये लें सर। और पेएबल का एक बैलेंस था, ट्रेड पेएबल्स, दैट वाज 6700 का बैलेंस था। सो दैट्स इट गाइस। अब हमें जल्दी से कैलकुलेट करनी है रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल करने हैं हम लोगों ने, और हम लोग फाइनल करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन अर्निंग में लाएंगे, क्वेश्चन खत्म। तो करते हैं जरा जल्दी से और देखते हैं जरा कि हमने करना क्या। सो गाइस मैंने क्या किया, मैंने टोटल कर लिया, आप लोगों के सामने है। रेवेन्यू का टोटल कर लिया मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन। अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंच गया हूं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ था ना। ये मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है गाइस, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने उठाया और रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। तो रिटेन अर्निंग में ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड होता है, तो ये आ गया, ये आपकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस। एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटीज और इक्विटी साइड का टोटल देखा तो ये बिल्कुल इक्वल था। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फॉलो, यू नीड टू सॉल्व फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्टैंडर्ड्स भी रिवाइज हो रहे हैं और साथ में एक बड़ी अच्छी सेंस डेवलप हो रही है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड विश यू बेस्ट लक फॉर द एग्जाम।